नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका संविधान का अगला क्लास। इससे पहले आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर के पॉलिटी वीडियो क्लास में आप पढ़ रहे हैं शिक्षक भर्ती कला संकाय के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया। हालांकि इनके लिए तो भैया फ्रूटफुल है, मतलब इनके जो लास्ट टाइम के जो क्वेश्चन थे इनके एग्जाम में आए हुए उसको ध्यान में रख करके इसको डिज़ाइन किया गया है। और उसके बाद जो आने वाले एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आ सकते हैं वैसे क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए गए हैं, वैसे कॉन्सेप्ट भी इसमें ऐड किए गए हैं। तो यहाँ से तो इन शिक्षक भर्ती वालों को तो एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलेंगे, उनके साथ ही साथ अब दोनों के एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी सेम है, जैसे व्यापम PSC, तो उनके अन्य पे एग्जाम में भी आपको यहीं से क्वेश्चन देखने मिलेगा। निश्चिंत होकर आप पढ़ सकते हैं। और आपको बता दूं, आप जो पढ़ने वाले हैं आज वीडियो नंबर 7 में भाग 1 का ही संघ व उसका राज्य क्षेत्र जो भाग 1 था उसी का पार्ट 2 है ये। तो सोचिए अब हम केवल भाग 1 को दो हिस्से में पढ़ रहे हैं, दो वीडियो बना रहे हैं, मतलब सोचिए हम कितने डिटेल में पढ़ रहे हैं। इससे पहले केवल एक भाग सिर्फ अनुच्छेद 1 के लिए हम पढ़े थे मेरे दोस्त, है ना। यस सर, तो आपको समझ में आ गया कि हाँ सर बहुत वैल्यूएबल है, एग्जाम में इस क्वेश्चन देखने मिलते हैं। और आपको एक बात बता दूं, आज का जो वीडियो आप देखने वाले हैं ना, यहाँ से फिक्स है कि आपके अगर 7 या 10 या 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आए। जब भी 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं संविधान से, एक क्वेश्चन आएगा ही यहाँ से। इसलिए आप याद ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ से पूरा बेस बनाते हुए चलना है। यहाँ से ना भी आए तो इसकी मदद से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऑप्शंस कट करने में आपको 4 ऑप्शन में से बाकी ऑप्शन कैंसिल करने में मदद मिलेगी। इसलिए इस क्लास की वैल्यू को आप पहले से समझ लीजिए और एकदम ध्यान दे करके रूम में अंधेरा कीजिए, कॉपी किताब सब बंद कर दीजिए, ध्यान से हेडफोन लगा करके रूम में अंधेरा करके चुपचाप सिर्फ सामने मोबाइल को रखिए, ये लैपटॉप जिसमें भी आप पढ़ते हैं उस क्लास को ध्यान से देखिए और सीखिए और समझिए। तो आपको आज बहुत सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन यही से देखने मिलेंगे। तो आइए हम क्लास की ओर आते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र पार्ट 2। फिर मैंने बताया था कि हर पार्ट में मैं आपको भैया याद करवाने के लिए ही संविधान के जो 22 भाग है उनका पूरा लिस्ट लाऊंगा। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको क्या याद करवाया था, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको याद कराया था 22 भागों में से भाग पहला जिसका नाम था, सबसे पहला चीज़ क्या था सर, कोई भी चीज़ का क्षेत्र होगा और उसका नाम होगा ना, तो संघ और उसके क्षेत्र होने चाहिए, तभी तो पता चलेगा विश्व में आपका क्षेत्र कौन सा है, विश्व में भारत कौन सा है। यस। और दूसरा मेरे दोस्त, दूसरा सर आपका इसमें अनुच्छेद कितना था, 1 से 4, क्योंकि मैं बोला था कि सर कोई भी क्षेत्र चारों दिशाओं में होता है। कोई भी अपना क्षेत्र ऐसे बताता है ना कि राइट साइड जा, लेफ्ट साइड जा, आगे जा, पीछे जा, चारों दिशाओं में जा, तो मेरा पता चल जाएगा इतने इतने कदम चलेगा तो ये मेरा क्षेत्र है। तो हाँ सर 4 दिशा बताता है, इसलिए अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है भाग 1 के अंतर्गत। तो पहला क्वेश्चन, भाग 1 का नाम क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 में कितने अनुच्छेद है, 1 से 4। ये आपको पिछले क्लास में याद कराया था, यहाँ रिविजन हो गया। अभी फिर इस पार्ट में आप भाग 2 याद कीजिए। सर भाग 2 क्या है, अरे भैया कोई राज्य क्षेत्र है तो उस क्षेत्र में भैया कोई न कोई इंसान तो रहेगा ना। जो इंसान उस क्षेत्र में रहने वाला, तो किसी क्षेत्र में रहने वाले इंसानों को वहाँ का नागरिक कहा जाता है। इसलिए भाग 2 है नागरिकता, जिसमें आपको अनुच्छेद आता है 1 से 4 तक तो खत्म हो गया दिशाओं में। तो सर 4 के बाद क्या था सर 5, तो 5 से 5 दूनी 10 प्लस 1, अर्थात अनुच्छेद 5 दूनी 10 प्लस 1, 10 से 11। अच्छा नागरिकता में आप देखेंगे कि आप भारत के नागरिक कैसे हैं, आज आपको पहली बार पता चलेगा, या पढ़े हैं तो पहले भी पता होगा कि आप भारत के नागरिक कैसे हैं। आप लोगों को भारत नागरिकता कैसे मिलती है, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे कहलाता है, आप कैसे भारत के नागरिक कहलाते हैं, आपके माता पिता कैसे भारत के नागरिक कहलाते हैं, वो सारी ही चीज़ें आती है इसके अंतर्गत। तो बैकग्राउंड बन गया। यस, मगर हमारा आज का क्लास ये है नहीं, मैं आपको सिर्फ भाग याद करवा रहा हूँ। भाग अभी भी हम संघ और उसके क्षेत्र के पार्ट 2 में हैं। तो आइए हमारे क्लास की ओर आते हैं। आपको उनसे उम्मीद करता हूँ 2 भाग याद हो गए होंगे। आते हैं हम आपके दोस्तों, अब ये सब पूरा 22 भाग है। आते हैं आज की चैप्टर में। फिर आपका भाग 1 क्या था सर, भाग 1 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 1 क्या था, अनुच्छेद चारों अनुच्छेद भी आपको बार बार दिखाऊंगा, याद करवाऊंगा, ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। सर अनुच्छेद 1 से पहला पढ़ दे भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा कि बहुत सारे राज्यों के संघ मिलकर के राज्यों का संघ बना करके एक भारत बनाया गया है, एक क्षेत्र बनाया गया है जिसका नाम भारत अर्थात इंडिया है। अब भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 में है। जब बहुत सारे राज्यों को संघ बना रहे थे तो दोस्तों भाई आप कुछ नए राज्यों को प्रवेश करेंगे, कुछ नए राज्यों को अपने यहाँ इस्टेब्लिशमेंट करेंगे, क्रिएशन करेंगे, है ना, कुछ नए राज्यों को स्थापित करेंगे, अपने नए राज्यों को प्रवेश देंगे अपने भारत में। तो भैया अनुच्छेद 2 हो जाएगा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब भैया जब नए राज्यों का प्रवेश दे दिए, स्थापना दे दिए, ये तो हो गया कि आप नए राज्यों को मिला दिए। मगर मैं बोल रहा हूँ कि आपके देश में ऐसा भी तो केस आप देखते हैं ना कि भैया कैसे मध्य प्रदेश से तोड़ के छत्तीसगढ़ बना दिया गया, कैसे बिहार से तोड़ के झारखंड बना दिया गया, कैसे आंध्र प्रदेश से तोड़ के तेलंगाना बना दिया गया। हाँ सर दोस्तों, जब आप पहले से जो बने बनाए राज्य है
उनको ही दो हिस्से में तोड़ रहे हैं, है ना। फिर जो तोड़ रहे हैं उसका सीमा बना रहे कि भाई यहाँ तक मध्य प्रदेश से यहाँ तक छत्तीसगढ़, उसकी सीमाएं बता रहे हैं आप। फिर जो नया टुकड़ा बना उसको बोले कि इसका नाम छत्तीसगढ़ होगा, तो हाँ भैया अनुच्छेद तीसरा आ जाएगा। नए राज्यों का निर्माण करना तोड़ करके एक दूसरे से, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र डिसाइड करना कि आपका क्षेत्र इतना है, उनकी सीमाओं का निर्धारण करना और उनके नामों में परिवर्तन करना, अर्थात नए राज्यों का जो भी क्षेत्र हो, नाम हो, सीमा हो, सभी में परिवर्तन कर सकता है हमारा केंद्र सरकार में संसद, तो संसद के पास ये अधिकार है। ठीक। और अनुच्छेद 4 जो है दोस्तों, बोला हर एक अनुच्छेद आपके दिमाग में छाप दूंगा कि भाई क्या भारत अर्थात इंडिया सर बहुत से राज्यों और संघ क्षेत्रों को मिलाकर के भारत एक क्षेत्र बना, जिसको आप बोले क्या नाम दूंगा, तो भारत अर्थात इंडिया नाम दूंगा, दोनों उसको भी एक नाम दूंगा। ये अनुच्छेद 1 होगी। फिर कुछ नए राज्यों को प्रवेश दिए होगी सर अनुच्छेद 2, और जो पहले से राज्य उनको तोड़ के बना दिए कोई राज्य, उनका नाम, क्षेत्र, सीमा परिवर्तन कर दिया आप, जब आप दो चीज़ को तोड़ेंगे तो उसका क्षेत्र बदल जाएगा ना। हाँ सर। अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 क्या कि 2 में नए राज्यों को प्रवेश कैसे देना है, 3 में एक ही राज्य का फिर से निर्माण, पुनर्निर्माण कैसे करना है, राज्य क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन कैसे करना है, उस सब का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो होता है अनुच्छेद 4 में। प्रक्रिया या उसकी विधियाँ, तो अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या था सर, पहली अनुसूची भी आती, जो 12 अनुसूची उसमें था संघ, राज्य और उसका क्षेत्र, इसलिए बोला पहली अनुसूची। अनुसूची 4 क्या था, राज्यसभा सीटों का आवंटन, तो ये बोले चौथी अनुसूची। इन सब के संशोधन तथा अनुपूरक तथा अनुसंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ, मतलब 2 और 3 कैसे काम होता है, क्या प्रोसीजर है कि आपको नए राज्यों को प्रवेश कराना है, तो क्या प्रोसीजर आपको फिर से उन्हीं राज्यों का निर्माण करना है, नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन करना है, तो सारी विधियाँ, सारा चीज़ अनुच्छेद 2 और 3 में जो है उस करने का प्रक्रिया या वो चीज़ बताई गई अनुच्छेद 4 में। चलिए, चारों अनुच्छेद भी आपको रीजन हो गए। आते हैं आज के क्लास की और जो प्योर आज का है। इससे पहले सर आप पहले भाग में केवल अनुच्छेद 1 पढ़े थे, और आज आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 2, 3 और 4, जिसमें 2 में आप क्या देखेंगे, नए राज्यों का प्रवेश। भाई हम आते हैं वहीं से। अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो इसमें देखिए नए राज्यों को आप कैसे प्रवेश दे सकते हैं अपने देश में, नए राज्यों को आप कैसे स्थापित कर सकते हैं अपने देश में, उसी की कुछ प्रोसेस या प्रक्रिया है मेरे दोस्त। इसी को आपको समझना है कि भाई नए राज्यों को कैसे कैसे हम अपने देश में प्रवेश देते हैं। और आप आजकल आप देखे होंगे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, खासकर शिक्षक के एग्ज़ाम में, है ना, तो खासकर देखे होंगे, और आजकल बहुत सारे देखे होंगे कि आपको संविधान जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ऐसे ही लैंग्वेज होते हैं जिसका आपको मतलब नहीं पता होता है, और जिसकी वजह से आपको बना बनाया क्वेश्चन भी नहीं बनता। इसलिए हमने एग्जैक्ट उसी ही लैंग्वेज में आपका पेपर डिज़ाइन करवाया है, क्लास डिज़ाइन किया है, ताकि आपको कोई चीज़ अनजान मत लगे। ठीक, आइए और उसमें शब्द को देखिए, उसका बाकी मीनिंग अपने स्टाइल में समझ लीजिए। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आइए सर, अब पहला है कैसे आप नए राज्य को प्रवेश देंगे, स्थापना करेंगे। तो पहला पॉइंट है अभ्यर्पण के द्वारा, अर्थात सेशंस के द्वारा। क्या होता है सर अभ्यर्पण या सेशन, आइए देखते हैं। जब कोई राष्ट्र अपनी संप्रभुता स्वेच्छा से किसी अन्य राष्ट्र को स्वयं हस्तांतरित कर दे तो वह अभ्यर्पण के द्वारा उस राष्ट्र का हो जाता है। यानी मतलब जो कोई एक राष्ट्र है, कोई देश है, वो अपनी मर्जी से, अपनी सहमति से अभी अर्पित कर रहा है। भाई जैसे हम फूल भगवान के ऊपर पुष्प अर्पित करते हैं तो अपनी मर्जी, अपनी खुशी से भगवान के ऊपर फूल चढ़ाते हैं ना। हाँ, वैसे जब कोई देश, तो इसलिए लिखा है अभ्यर्पण में अर्पण, अर्पण, अभी धन अर्पण। तो जैसे हम पुष्प अर्पित करते हैं, मैंने पुष्प हम दे देते हैं, लीजिए हे ईश्वर ये पुष्प आपके ऊपर पुष्प अर्पित करते हैं। वैसे दोस्तों देश को आपने अर्पण कर दिया किसी दूसरे देश के चरणों में। ठीक। और अभी मतलब क्या होता है सर, अभी का मतलब होता है दोस्तों केंद्र की ओर। जब कोई बल आपका केंद्र की ओर जाता है तो होता है अभिकेंद्री। तो इसलिए अभिकेंद्री, अब केंद्रीय पढ़ते हैं ना सर। तो इसका कहने का मतलब अब बाहर का कोई राज्य तो उसको देखिए आपने भारत सरकार को दे दिया, बाहर का कोई देश तो उसको अपने भारत सरकार को दे दिया, बाहर का कोई देश तो उसको अपने भारत सरकार को दे दिया। तब अभी धन अर्पण का मतलब समझ लिए कि अभी मैंने बाहर था, अभी मैंने केंद्र की ओर चला गया, अभी मैंने बाहर था, अभी मैंने केंद्र की ओर चला गया। तो अभी का मतलब समझ गए, केंद्र की ओर चला जाना, किसी दूसरे देश की ओर चला जाना। और कैसे, अर्पण से, अपने खुद की स्वेच्छा से। वही जो अब लिखा है स्वेच्छा से, जिसके एग्जाम्पल है आपका दोस्तों पौंडीचेरी, चंद्रनगर, जम्मू कश्मीर अंशतः 2007 तक, और भूटान। ठीक, अब समझ लीजिए मतलब कहने का मतलब क्या कि ये पहले आपके भारत के अंग नहीं थे। अर्थात जैसे आपको पता है सर पौंडीचेरी में आपके पुर्तगालियों का शासन था, में भी फ्रांसीसियों का है ना।
हाँ सर, तो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से देके गए। ठीक, चंद्रनगर वैसे देके गए। जम्मू कश्मीर को भैया वहाँ के राजा ने बोला भैया हमको अपने मिला लो, हमको आपस में मिला लो। इसके पीछे कहानी भी है जो आप देखेंगे। और भूटान के राजा ही बोले कि हमको भारत में मिलजुल के रहना है। तो आप इसका नाम पूछता है कि भारत के किन राज्यों को, किन क्षेत्रों को आपके अभ्यर्पण या सेशन द्वारा भारत में मिलाया गया, ये क्वेश्चन सूची बन के आएगा, तब आपसे नहीं छूटेगा। जम्मू कश्मीर, भूटान, पौंडीचेरी और चंद्रनगर। क्या आप खुद बताइए, अगर ये क्वेश्चन इस मेरी लाइन पढ़ाने से पहले अगर एग्जाम में आ जाता तो क्या आपसे बन पाता? तो आंसर दोस्तों नहीं बन पाता, मगर अब आपसे बनेगा। अब आप अभ्यर्पण जैसे शब्द का मतलब भी समझ चुके हैं और उसके एग्जाम्पल भी जान चुके हैं, और जान चुके हैं कि यहाँ स्वेच्छा से दिया जाता है अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता किसी अन्य राष्ट्र को दिया जाता है, तो उन्होंने भारत को सौंप के गए। अब पौंडीचेरी का देखते हैं, इसी में जो पौंडीचेरी का क्या इतिहास है। पौंडीचेरी एक फ्रांसीसी उपनिवेश था, मैंने बोला फ्रांसीसी उपनिवेश था, मैंने बोला पुर्तगाली या फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसी था दोस्तों, आपको याद हो गया। अब आज के बाद आपको कन्फ्यूजन आ रहा है इसलिए मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। सर क्या? प से पौंडीचेरी, तो प से पुर्तगाली नहीं है। प से पौंडीचेरी, प से पुर्तगाली नहीं, प से पौंडीचेरी है तो प से फल चाहिए, इसलिए फ से फ्रांसीसी है। ठीक, ये पफ बना लीजिए, तो पौंडीचेरी से पफ बना लीजिए तो पफ हो गया, फ से फ्रांसीसी। तो पौंडीचेरी एक फ्रांसीसी उपनिवेश था जिसे 1954 को फ्रांसीसी ने भारत को दिया। देखिए अपने स्वेच्छा से, अपने संप्रभुता से देके गया ना भारत को। यस, कब देके गया? 1954 को फ्रांसीसी ने भारत को देके गया। देखिए हम 47 में आज़ाद हो गए हैं, और उसके बाद भी फ्रांसीसी 1954 में देके गया। मतलब समझ रहे इसका मतलब कि हमारे आज़ादी के बाद भी हमको छोड़ के नहीं भाग रहे थे, अभी भी ताक में बैठे थे कि भारत को कब्जा कर लें। और भारत अब वह भारत नहीं रह गया था जो पहले था मेरे दोस्त, इसलिए दिन बदल चुके थे। उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। 47 में आज़ाद हुए हैं और सर आपके 7 साल बाद हमको देके जा रहा है, हमारा ही क्षेत्र छोड़ के जा रहा है। 1 जुलाई 1953 विधिवत रूप से स्थापित किया गया। सितंबर 2006 में इसका नाम पुडुचेरी किया गया। तो पौंडीचेरी का नाम पुडुचेरी कब किया गया? क्वेश्चन बनेगा तो बोलेंगे 2006 में। ठीक, यस दोस्तों, इसको विधिवत रूप से स्थापित कब किया गया भारत में? तब बोलेंगे 1 जुलाई 1953 को। ठीक, 53 को हमने विधिवत रूप से इसको स्थापित किया, और 54 में फ्रांसीसी यहाँ से चला गया। चंद्रनगर को विधिवत रूप से भारत में मिलाने को कहा, जिसे 2 अक्टूबर 1955 में भारत ने पश्चिम बंगाल में मिला दिया। तो अब देख रहे हैं कैसे भी चंद्रनगर जो है 1955 में आज़ादी, हम 47 में, और देखिए 8 साल बाद, बोला नहीं 7 साल बाद या 8 साल बाद, देखिए कितने बाद में मिले हैं। ठीक, चलिए किसमें मिला दिया? चंद्रनगर मिला पश्चिम बंगाल में, पौंडीचेरी मिल गया भैया आपका इसमें। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा आपका केंद्र शासित प्रदेश है जो आपके 3 राज्यों में है ना, केरल में भी है, तमिलनाडु में भी, आंध्र प्रदेश में भी है। तो दोस्तों वो है आपका पौंडीचेरी। अर्थात पौंडीचेरी कोई एक निश्चित क्षेत्र नहीं है, पौंडीचेरी का कोई निश्चित क्षेत्र केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है और आंध्र प्रदेश में भी। अर्थात तीनों राज्यों में एक छोटा छोटा हिस्सा है जिसको टोटल मिला के पुडुचेरी कहा जाता है। पुडुचेरी, जो आपने नाम देख रहे हैं पीछे, आप देख रहे हैं कि नाम भाई पुडुचेरी कर दिया गया है ना, पुडुचेरी कर दिया गया था 2006 में। तो 2006 के बाद उसे अब आप पुडुचेरी कहते हैं। तो इसके ये 3 राज्यों में फैला हुआ केंद्र शासित प्रदेश है। ये दिल्ली के जैसे नहीं कि एक जगह स्थित है, वो हरियाणा के जैसे नहीं, मतलब इनसे चंडीगढ़ के जैसे नहीं है ना, उस तरीके से नहीं है। इसके क्षेत्र अलग अलग बिखरे हुए हैं, केरल, तमिलनाडु और दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश में। चलिए चंद्रनगर किसमें मिलाया गया? पश्चिम बंगाल में 1955 में। 7 साल या 8 साल, ऐसे भी याद रखेंगे आप। कश्मीर को देखते हैं। कश्मीर स्वतंत्रता के समय सभी रियासतों को छूट दी गई थी। देखिए अब कहानी बहुत पूरा बैकग्राउंड आपको पता चलेगा कि जब स्वतंत्र हुए तो सभी रियासतों को छूट दे दी गई। रियासत में जिनके राजा लोग थे उनके राजाओं की रियासत होती है यहाँ सर, कि वे किसी भी राष्ट्र में मिल सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं। अर्थात तो चाहे तो पाकिस्तान में मिले, चाहे तो भारत में मिले, या चाहे तो खुद स्वतंत्र रह ले। अर्थात अंग्रेज ने यही तो किया था, फूट डाल और शासन को। अर्थात अगर भारत सोचिए आज हर राज्य अलग अलग टुकड़े टुकड़े में होता, तो आज फिर मैं बता रहा हूँ, आज आपके और फिर अभी भी किसी न किसी विदेशी का आप गुलाम होते, उसके अधीन होते। तो चाइना कब्जा कर लेता आपके ऊपर, आपको पैसा दे दे के आपके देश में कब्जा कर लेता, चाहे सेना से कब्जा कर लेता, और कब्जा कर लेता, पाकिस्तान में से कब्जा कर लेता। अर्थात इसलिए एक करना जरूरी था, है ना। आइए भाई देखते हैं, किसी भी राष्ट्र में मिल सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं। आप मिलना तो पाकिस्तान में लिए, भारत में लिए, स्वतंत्र रहिए, ये बोल दिया था अंग्रेजों ने जाते जाते, और इसलिए बहुत बवाल हो गया था। कश्मीर के तत्कालीन राजा हरि सिंह, ये पूछता है
कि उस समय राजा कौन थे कश्मीर के, जब कश्मीर भारत में मिला, किन्होंने विलय पत्र में साइन किया, तो राजा हरि सिंह ने किया, और यहीं से विवाद चालू भी हुआ। तो स्वतंत्र रह सके, कश्मीर के तत्कालीन राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की। उन्होंने बोला शुरू में कि मैं कश्मीर हूँ, मैं स्वतंत्र रहूंगा। देखिए नाम हरि सिंह, तो अब इससे मतलब क्या समझ रहे हैं? अगर कश्मीर में सोचिए, बहुत बड़ा मुद्दे की बात है ये सर। अगर कश्मीर जिसको आप सोचते हैं आज हम मुस्लिम वाला क्षेत्र है, तो अगर राजा हिंदू हरि सिंह कैसे हो गए? मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो राजा हरि सिंह कैसे हो गए? तो आपको इसके पीछे कहानी पता चलेगा। पहले दोस्तों वहाँ हिंदू मुस्लिम सब बहुत प्यार से मिलजुल करके रहते थे, और मुस्लिम जनसंख्या कम थी, हिंदू जनसंख्या थी अच्छी खासी। बाद में जब हरि सिंह, इसी में पढ़ते चलिए आगे, नहीं तो आगे अलग से सुना दूंगा। तो हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की, लेकिन वहाँ के लोकप्रिय शेख अब्दुल ने भारत में विलय करना चाहा, जिसको लोग बहुत चाहते थे। किन्होंने? लोकप्रिय कहना मतलब कि लोकप्रिय लोग जिनको लोग बहुत प्यार करते थे। वैसे वहाँ के जो व्यक्ति थे शेख अब्दुल, उन्होंने भारत में विलय करना चाहा। वो चाहते थे कि नहीं, हमें अलग ही स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, हमें भारत में मिल जाना चाहिए। देखिए कितनी खूबसूरती है। आज आप हिंदू मुस्लिम बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर को एक करने का बात कौन कर रहे हैं? खुद शेख अब्दुल जी कि भारत में मिल जाओ भाई, भारत में मिल जाओ। तो सोचिए आप कैसे मानसिकता जितना बदल गया कि भाई जम्मू कश्मीर में आप हिंदू मुस्लिम के खिलाफ भावनाएं देखते हैं, इतना लड़ाई झगड़ा देखते हैं, मारकाट देखिए, ये वो कश्मीर फाइल 3-5। अरे भैया जात के आधार पे मत तौलिए। देखिए खुद एक शेख अब्दुल जी खुद भारत में मिलना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वह के लोगों की वैसी मानसिकता था ही नहीं। ये अब नेताओं ने अपने वोट बैंक बनाने के लिए वहाँ पे व्यापार बना दिया है, धर्म को लड़ाना। तो हम पहले भी भाई भाई की तरह रहते थे। आइए आगे देखते हैं। 1947 में पाकिस्तान में कबीलाई आक्रमण छद्म सेना के साथ करा दिया। यही चीज़ तो इसी लाइन को समझिएगा। अब जैसे स्वतंत्र रहने लग गए हरि सिंह जी, तो 1947 में आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान ने अपने यहाँ की जो सेना थी उसको कबीलाई अर्थात कबीला वाला बना करके, भेड़ बकरी चराने वाले कबीले वाले बना करके उनसे आक्रमण करवा दिया छद्म सेना के रूप में। तब नेहरू जी ने जिन्ना के पास जनमत संग्रह का प्रस्ताव भेजा। तो नेहरू जी ने बोला जनमत संग्रह करवा लीजिए। जिन्ना जी को बोला, ये कहानी बहुत शॉर्टकट होगी, आपको मैं सुनाऊँ, पहले इसको पढ़ लीजिए। नेहरू जी ने जिन्ना के पास जनमत संग्रह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन जिन्ना ने स्वीकार नहीं किया। तब राजा हरि सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर भारत में मिल गए। उसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। वह नेहरू इस मामले को लेकर यूएनओ चले गए, और यही हो गया गड़बड़ घोटाला, जिसमें नेहरू जी विवाद में घिरे रहते हैं। अब इसकी मैं पूरी कहानी आपको मैं सुनाता हूँ। जब भारत आज़ाद हुआ, भारत पाकिस्तान अलग अलग राष्ट्र बने 1947 में, तो अंग्रेजों ने बोला कि या तो कोई रियासत है वो भारत में मिल जाए, या कोई रियासत पाकिस्तान में मिल जाए, या कोई रियासत चाहती है तो स्वतंत्र देश बन के रहे। तो जो कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, वो बोले नहीं मैं स्वतंत्र रहूँगा। तो भारत बोला भाई सबकी इज्जत करता था, भारत बोला आपको स्वतंत्र रहना है, ठीक है आप स्वतंत्र रहिए। भारत अपना बाकी सब शासन पे अच्छे से चला रहा था, बाकी सब जगह को देख रहा था, और पाकिस्तान को तो भाई लग गया चुल, है ना, कि नहीं 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 मेरे को इस क्षेत्र को कब्जा करना है। तो वो अपने यहाँ की सेना को, पाकिस्तानियों ने अपने यहाँ की सेना को कबीलाई रूप में, एक कबीले के रूप में पूरे रूप धारण कर करके उनके थ्रू हथियार दे करके जम्मू कश्मीर पे आक्रमण करवाना चालू कर दिया। तो कबीले के रूप में पाकिस्तान की सेना आर्मी कबीला रूप में आकर के जम्मू कश्मीर में कब्जा करना चालू किया। तो हरि सिंह के हाथ से बाहर निकल गया। हरि सिंह में जितना सेना थोड़ा बहुत था छोटा मोटा, देखेंगे मेरे से मैनेज हो नहीं रहा है, तो हरि सिंह खुद दौड़ते आए नेहरू जी पास। नेहरू भाई मेरे को मिला ले भाई भारत में, नहीं तो मेरा पूरा क्षेत्र कब्जा कर लेंगे इन लोग, कबीलाई लोग, पूरा पाकिस्तानी सेना लोग कबीले के रूप में घुसे हैं और मेरे क्षेत्र पर कब्जा कर रहे हैं, मेरे यहाँ के लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, गोली से उड़ा दे रहे हैं। तो नेहरू जी बोले यार भाई तुम तो स्वतंत्र राष्ट्र हो, हम तुम्हारी रक्षा करके हम अपने सैनिकों क्यों वहाँ मरने भेजे, हम तुम्हारी रक्षा क्यों करें, मैं अपने यहाँ के सैनिकों क्यों मरने भेजूँ तुम्हारे लिए, भाई तो तुम्हारा मसला है, तुम देखो। तो बोलते नहीं भाई नेहरू भाई एक काम कर, मेरे को भारत में मिला ले, मगर वह भी बचा ले पाकिस्तान के आर्मियों से, मेरे देश के लोग, मेरे जो राज्य के लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तब हरि सिंह जी ने अपनी स्वेच्छा से खुद आकर के विलय पत्र पे साइन किया, और नेहरू जी ने साइन किया कि हाँ भैया, विलय पत्र पे लिखा हरि सिंह जी ने कि भाई अब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होगा, और नेहरू जी ने बोला ओके अब हम इसको संरक्षण देंगे। तो साइन के बाद फिर भारत की आर्मी गई और उन कबीलाई रूप में पाकिस्तानी आर्मी को मार के खदेड़ने लग गए, और मार के खदेड़ते खदेड़ते सोचिए पाकिस्तान के अंदर तक प्रवेश कर गए। अर्थात हम उनको जम्मू कश्मीर से तो भगा ही दिए, भगाते 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 हम पाकिस्तान तक कब्जा करने चले गए, मतलब उनके क्षेत्र तक घुस गए, उनको हराते हराते। हम कब्जा तो करते नहीं हैं। फिर मुद्दा क्या हुआ, हम जीत रहे थे, हम जीत के जाते उस समय, उसी समय पाकिस्तान हम पूरा जीत के अपने मिला लिए होते, उसी समय
नेहरू जी भैया क्या चाहते थे यार कि आज़ाद हुए अभी अभी, मेरे को ऐसा लफड़ा नहीं चाहिए, पड़ोसी राष्ट्र है, इस समय एक संस्था बनाई है पूरी दुनिया ने मिल करके, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं उनके पास चलता हूँ, वही कोई इसका बीच का कोई हल निकाल देंगे। और यही उनकी गलती हो गई, तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास चले गए, जिसकी वजह से उन्होंने बोल दिया कि भाई जो आर्मी जहाँ है वहीं सीज फायर कर दीजिए, ठीक है। तो सीज फायर मतलब जो जहाँ है वहीं रहे, कोई किसी क्षेत्र को कब्जा ना करे। इसलिए आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला पूरा ऐसा है दोस्तों, ये कहलाता है POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, अर्थात पाकिस्तान ने इसको अधिग्रहित कर लिया, कब्जा कर लिया और यहाँ पे अपने लोगों को बसा दिया है। नहीं तो हम पूरे इस क्षेत्र को, पूरे जम्मू कश्मीर में मुद्दा ही नहीं था आज इंडिया पाकिस्तान वाला, है ना। इसलिए इस विवाद में गिर जाते हैं नेहरू जी। मगर देखिए वो एक वर्ल्ड स्तर पे जाना चाहते थे कि भारत जो है उनका माइंडसेट समझिएगा, लोग इस पर विवाद करते हैं मगर आप सही ज्ञान समझिए। उनका सोचना ये था कि भाई अभी नए नए हम देश बने, अगर हम इसको जीवन भर के लिए दुश्मन बनाते रहेंगे, बार बार हम दुश्मनी करते रहेंगे, तो ऐसे में दिक्कत चल जाएगा। हालांकि आज बनी गई जीवन भर का दिक्कत तकलीफ, तो हम एक काम करते हैं कहीं बैठ के अच्छे स्तर पे बात करें। तो बैठने का सबसे अच्छा स्तर कौन है, बैठने का अच्छा मंच कहाँ है, तो बैठने का सबसे अच्छा विश्वसनीय मंच है भाई संयुक्त राष्ट्र संघ, जो पूरे विश्व स्तर के लोगों ने मिलकर बनाया है, जो पूरे विश्व में कभी वर्ल्ड वॉर नहीं होगा बोल रहे हैं। तो चलिए, तो हम उनके ही पास चलते हैं ताकि इस मुद्दे में बैठ के वार्तालाप हो सके, क्योंकि हम नए नए देश बने तो मेरे को लड़ाई झगड़े में अपना पूरे देश का पैसा वो नहीं खर्च कर सकता हूँ, बार बार झंझट नहीं ले सकता हूँ। तो सोचे कि कोई पूरा मसला सॉल्व कर लिया जाए और किसी के नतीजे में हम पहुँच जाएंगे, मगर वो नतीजा ना मसला सॉल्व हुआ ना उसका कोई हल निकला। इसीलिए वो आज विवाद में घिर गया। अगर वो सॉल्व हो जाता तो उसका आज उनकी वाहवाही होती, नहीं हुआ आज उनकी बुराई होती है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आपको पूरा कहानी पता चल गया। अब आते हैं भूटान पे, तो याद रखिएगा, ठीक, हरि सिंह राजा वहाँ का थे, राजा थे हरि सिंह। अगस्त 1949 को भारत ने भूटान के साथ संधि की। कब? 1949 में, आज़ादी के 2 साल बाद भारत ने भूटान के साथ संधि की, जिसमें कहा गया कि भूटान की विदेश नीति भारत द्वारा निर्देशित की जाएगी। तो 1949 में हमारे जो भूटान है उन्होंने हमसे संधि कर लिया। क्या संधि? कि मेरे भूटान की जो भी विदेश नीति है वो भारत द्वारा ही निर्देशित की जाएगी। भारत जैसा निर्देश देगा, गाइडेंस देगा, हम वैसे ही संबंध रखेंगे विदेशियों के साथ, जिसे 2007 में समाप्त कर दिया गया। और उस नीति को बाद में 2007 में समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब हमारा भूटान तो हमारा विशेष अंग है। तो आप देखिए भाई कैसे आपके ये जो क्षेत्र थे, है ना, आपके पौंडीचेरी, जिसको पुडुचेरी हो गया 2006 से, सर आपके चंद्रनगर, सर आपका जम्मू कश्मीर, सर आपका भूटान, कैसे आपके अधिअर्पण सेशंस के द्वारा भारत में मिले, है ना, खुदा के उन्होंने अर्पित किया अपनी मर्जी से। ठीक, आइए उपवृद्धि। अब आता है दूसरा कि अब भाई एक तो हो गया अभिअर्पण के द्वारा लोग हम क्या करके मिल रहे हैं, अब एक और है कि हम कैसे नए राज्यों को प्रवेश करा। देखिए नए नए राज्य थे नहीं, हमारे से तो थे नहीं, इसलिए अब क्या अनुच्छेद 2 में क्या पढ़ते हैं, नए राज्यों का प्रवेश देना या उनका स्थापना करना। तो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना अनुच्छेद 2, जिसमें हमारा नए राज्य के रूप में पौंडीचेरी आया, आपका वही चंद्रनगर आया, आपको जम्मू कश्मीर आया, आपको भूटान आके हमें मिला। आते हैं इस पर। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा सर उपवृद्धि, क्रिएशन। चलिए, सर उपवृद्धि या एक्रिएशन क्या है? जब किसी राष्ट्र का कोई क्षेत्र या कोई भी क्षेत्र भौगोलिक कारणों से अलग होकर किसी अन्य राष्ट्र के क्षेत्र में आ जाता है तो वह उसका हो जाता है। जैसे कच्छ का रण अंशतः, अर्थात कच्छ का रण आपको बता दिया जाए कि दोस्तों ये पाकिस्तान में भी है और आपके भारत में भी है ना। कच्छ जो आपको देखते हैं, जो गुजरात में पड़ते हैं दोस्तों, जो कच्छ का जो रण है वो रण का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है और कुछ हिस्सा आपके भारत में भी है। और आप यहीं से उसी लाइन को समझिए। उपवृद्धि या अक्रिएशन क्या है? जब किसी राष्ट्र का कोई क्षेत्र या कोई भी क्षेत्र भौगोलिक कारणों से, क्या इस कारण से, इसको याद रखिएगा, केवल भौगोलिक कारणों से अलग होकर किसी अन्य राष्ट्र के क्षेत्र में आ जाता है तो वह उसका हो जाता है। जैसे कि कच्छ का रण अंशतः मतलब कुछ अंश भारत में, कुछ अंश आपके पाकिस्तान में।
तो भौगोलिक क्षेत्र का मतलब पहले भैया कक्ष का रण था नहीं, बाद में कक्ष का रण बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो बढ़ करके भौगोलिक कारणों से भाई बड़ा हो गया। तो देखिए मान लीजिए क्षेत्र यहाँ था, ये आपको भारत है, ये पाकिस्तान है, बीच में मान लीजिए। अब मान लीजिए पूरा रण फैलता गया, बंजर होता गया होता गया होता गया, तो भैया आपको कक्ष का रण पूरा जो क्षेत्र है इधर भारत में घुस गया, इधर पाकिस्तान में घुस गया। वही चीज़ आपको बोल रहा है, उसे बोलते हैं उपवृद्धि, क्योंकि यहाँ भाई आपका वृद्धि हो रही है ना। ठीक है, आइए आगे। भौगोलिक कारण याद रखिएगा। तीसरा तो आप पूछ सकते हैं कभी भी कि भारत का कौन सा हिस्सा उपवृद्धि या क्रिएशन के कारण भारत का अंग बना, तो आप बोलेंगे कक्ष का रण। याद रहेगा, सूची में बोला ना कि ऐसे शब्द आते हैं एग्जाम में और आपका सर घूम जाता है, सर क्या बोलना चाह रहा है। मन में बोला ना, उसी स्तर पे आपको तैयारी करवाएंगे। आप खुद इस लैंग्वेज को देख के आप समझ में आ रहा हो कि एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन सर इससे बाहर नहीं जाएगा अगर हम ऐसे पढ़ते हैं। तो हम क्यों सर रटने वाले तरीके से पढ़ के हम वही ब्लॉक डायग्राम टेबल ओवल बना के हम रट के पॉइंट को गए, और आज एग्जाम में हमारा क्वेश्चन नहीं बनता है संविधान, क्योंकि आज अब फैक्ट से रटे रटाए ज्ञान से कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। इसलिए अब अपने आप का मार्गदर्शन सही कीजिए, अपने आँख की आंखों से पट्टी हटाइए आप। ठीक, आवेशन ऑक्यूपेशन। कब्जा रहित क्षेत्र पर जब कोई राष्ट्र अपनी संप्रभुता स्थापित कर देता है तो वह उस राष्ट्र का हो जाता है। जैसे न्यू मुरे द्वीप, जो भोला चक्रवात के बाढ़ 1970 में यह द्वीप भारत व बांग्लादेश के मध्य पर उभरा, जिस पर भारत ने अपना कब्जा कर लिया तथा 1981 में अपना तिरंगा फहराया और बीएसएफ का बेस कैंप बनाया। सर भारत ने कब्जा कर लिया, सब बहुत सुनने में गंदा लगता है। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। ये बात आप थोड़ा अलग से समझना होगा आपको कि भारत में एक हिस्सा है न्यू मुरे द्वीप, जो कैसे बना। सर जो आपका भोला नाम से एक चक्रवात आया था, भोला बहुत भोले वाले थे, तो भोला चक्रवात की जो बाढ़ आई, पानी की बाढ़ आई, उस बाढ़ 1970 में जो आई थी, यह द्वीप भारत व बांग्लादेश के मध्य पर उभर गया। कहने का मतलब आपको मैं समझाता हूँ। सर ये भारत है और सर ये आपका बांग्लादेश। दोस्तों भोला जो चक्रवात आई ना, उसके से बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा बाढ़ आया, और बाढ़ के आने के बाद समझिए कि बहुत सारा मिट्टी उट्टी बह के पूरा मिट्टी अपने से बहा ला करके हमारे एक द्वीप बन गया। भैया बाढ़, भोला चक्रवात आया, भोला चक्रवात ने बाढ़ लाया, बाढ़ से मिट्टी बह करके आई और एक छोटी सी द्वीप बन गई। अब ये समझिए, अब ये द्वीप भैया ना भारत का है ना बांग्लादेश का है, तो जो इस पे आपका पहले झंडा फहरा ले उसका है ये, तो भारत ने उसमें पहले अपना तिरंगा झंडा फहरा लिया भैया। ठीक, यस सर। अर्थात भारत में क्या हुआ आप समझ में आ गया होगा। तो न्यू मुरे द्वीप पे पूछ सकता है कि आवेशन या ऑक्यूपेशन के थ्रू किस को अपना भारत में अंग बनाया, तो बोलेंगे न्यू मुरे द्वीप को, जो भोला चक्रवात के बाढ़ के कारण 1970 में उभरा था, जो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य पर उभरा था, जिस पर भारत ने अपना कब्जा कर लिया और 1981 में, 70 में हुआ, 81 में अपना तिरंगा फहराया, वह बीएसएफ का बेस कैंप भी बना दिया। चलिए और आपको एक बात और पता चल गया कि बांग्लादेश और भारत की सीमा के बीच भी बीएसएफ सुरक्षा करती है, पाकिस्तान और भारत के बीच भी बीएसएफ सुरक्षा करती है। यहाँ बीएसएफ बोला ना, बीएसएफ का कैंप बनाया। आपको यही पता चल गया आवेशन के थ्रू हमारे में कौन आया, उपवृद्धि के थ्रू हमारे में कौन आया, कक्षकरण, आवेशन के थ्रू आपका न्यू मुरे द्वीप। अब आते हैं दोस्तों चौथा, चिरभोग या प्रिस्क्रिप्शन। जहाँ पूर्व से कई राष्ट्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी संप्रभुता स्थापित कर ले, वह उसका कोई विरोध न करे, जैसे हिमाद्री गंगोत्री अभियान। जैसे हिमाद्री गंगोत्री अभियान है, अभियान अलग नहीं है, हिमाद्री अभियान या गंगोत्री अभियान। जैसे भैया आपको बता दे सर, ऊपर आपका भारत है, भारत ऊपर बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, आपको बताता हूँ। सर मान लीजिए आपका पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, हाँ सर। सर भूमध्य रेखा, यस सर। भारत सर यहाँ पे है, यस सर। सर ये आर्कटिक द्वीप, हाँ सर ये अंटार्कटिक द्वीप। दोस्तों अंटार्कटिका में जिस देश का मत, क्योंकि वो दोस्तों आपका चीर भोग अर्थात प्रिस्क्रिप्शन वाला हिस्सा है, कौन सर आपका अंटार्कटिक। तो भारत ने यहाँ भले भारत रखता है, मगर भारत यहाँ रहने के बाद भी अंटार्कटिका में गंगोत्री और दोस्तों हिमाद्री और गंगोत्री नामक दो अभियान भेजे थे। तो वहाँ भारत के साइंटिस्ट गए, उस हिमाद्री वाले जिस क्षेत्र हिमाद्री मान लीजिए, यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में भारत ने अपना लैब बना लिया, जो भी रिसर्च करना वो बना लिया, यहाँ पे अपने 2, 4, 10, 50, 100 आदमी रख दिए। दोस्तों यह क्षेत्र भी भारत का कहलाता है, क्योंकि चीर अर्थात कोई ऐसा क्षेत्र जो बहुत दूर हो, बोलते हैं चीर स्थायी मतलब लंबा आयु, बहुत दूर हो, जिसपे लोग ना निवास करते हो,
जिसमें प्रॉपर किसी देश का शासन ना हो, तो उस पर जो देश चाहे जिस लोकेशन पे चाहे वहाँ जाकर के अपना रिसर्च लैब वाला काम से जुड़ा हुआ अभियान चला सकता है, या वहाँ पे क्षेत्र ग्रहण कर सकता है, क्षेत्र वहाँ पे ले सकता है अपने अंडर में। ठीक, अब पता चल गया पूरा कहानी कॉन्सेप्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए नोट। सर आपने जो पढ़ा वो पहले पढ़ा था सर आपने क्या, अभी अर्पण, फिर हम क्या पढ़ा, उप वृद्धि, अभी अर्पण उन्होंने पढ़ लिया, अर्पित किया। सर पौंडीचेरी आपका भैया, चंद्रनगर सर आपका, और कौन था भैया, सर थे हमारे जम्मू कश्मीर, सर हमारे थे सिक्किम। हाँ सर, तो अभी अर्पण हो गए। सर उप वृद्धि में आ गया कक्षकरण, सर आवेशन में आ गया न्यू मोरे द्वीप, और सर चिरभोग में आ गया आपका हिमाद्री गंगोत्री जो कि अंटार्कटिक महाद्वीप में है। ये सभी चारों तरीके अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार प्रयोग में लाए जाते हैं किसी भी नए क्षेत्र को भारत में प्रवेश, किसी नए क्षेत्र को अपने देश में प्रवेश देने में, या नए क्षेत्रों का स्थापना करने में। अब बताइए इसमें सर प्रवेश और स्थापना दोनों शब्द क्यों लिया गया, क्योंकि देखिए बहुत सारे देश पहले से थे, उनको प्रवेश दिया गया भारत में। जैसे आप पहले एग्जाम्पल देखिए, जम्मू कश्मीर को प्रवेश दिया गया, पौंडीचेरी को, चंद्रनगर को, यस सर, इसलिए नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2। और स्थापना के सर, क्योंकि भैया यहाँ पे आपका जो वो वाला था गंगोत्री हिमाद्री वाला, भाई यहाँ पे तो जाके आप स्थापित किए ना, वो कोई किसी का क्षेत्र था ही नहीं, अब तो पहली बार जब वहाँ पे अपना क्षेत्र स्थापित किए, तो हाँ से इसलिए नए राज्यों का क्षेत्र और स्थापना अनुच्छेद 2 में दोनों चीज़ आप बोलते हैं। क्लियर हो गया बात। आइए, चारों ही माध्यम हर देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनाता है। तो जो मेरे शिक्षक भर्ती वाले एग्जाम के बच्चे हैं, अब बताइए क्या अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जाएगा, नहीं छूटने वाला। एक सिंगल क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आप पूरा संविधान पढ़ लेते हैं तो नहीं छूटने वाला है। और सिर्फ इसी एग्जाम में क्यों दोस्तों, हर एग्जाम में नहीं छूटने वाला। मगर प्रॉपर इस एग्जाम को क्यों बोलता हूँ मैं, क्योंकि इसके प्रीवियस जो क्वेश्चन हुए, एग्जाम जो प्रीवियस ईयर के हुए हैं, अभी जो फिलहाल एग्जाम हो रहे हैं, उन सब के आधार पर और इसमें डिज़ाइन किया गया है, ताकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। इसलिए बहुत अच्छे से इसके साथ पढ़िए और जुड़ करके अपना नॉलेज बढ़ाइए। आइए आते हैं क्वेश्चन। पौंडीचेरी जिसको 2006 में पुडुचेरी कर दिया गया, किसका उपनिवेश था? मैंने बताया सर पफ बना लो, पफ। सर प से पुडुचेरी, फ से फ्रांसीसी, सर पफ, फ से फ्रांस। आइए, चंद्रनगर को भारत के किस राज्य में मिलाया गया? तो आप बोलेंगे चंद्रनगर किसमें मिलाया गया था? सर आपके पश्चिम बंगाल मिलाया गया था, यस बी। अब देखिए जो क्वेश्चन आप कभी भी सुनते लगती है क्या पूछ दिया है, वो सब क्वेश्चन का आंसर अब आपके सामने है। भारत भूटान विदेश नीति संधि का कब समाप्त कर दी गई? तो भारत और भूटान की जो विदेश नीति थी समाप्त कर दी गई थी सर आपके 2007 में भी समाप्त किए थे ना। हाँ 2007 में, आंसर हो गया सी 2007 में। ठीक, अब आता है दोस्तों आपका अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3। फिर याद कीजिए सर पहला अनुच्छेद क्या था? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये था अनुच्छेद 1, जिससे पहले पूरा एक वीडियो पढ़े आप। अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 3 है नए राज्यों का गठन, एक तरीके से सुनिए गठन करना। गठन मतलब सर गठन या पुनर्गठन, हाँ कि भाई किसी क्षेत्र को जोड़ के आप नया क्षेत्र गठित कर दिए, एक ही क्षेत्र को तोड़ करके आप नया क्षेत्र गठित कर दिए, उसका सीमा डिसाइड कर दिए, उसका क्षेत्र डिसाइड कर दिए, उसका नाम बदल दिए। तो सर ये सब आता है किसमें? आपके अनुच्छेद 3 में। तो नए राज्यों का निर्माण करना, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों का नाम, सीमा आदि में परिवर्तन करना, ये पूछता है कि अगर आप किसी को नए राज्य का क्षेत्र, उसका सीमा आदि का नाम परिवर्तन करना है तो आप किसके थ्रू करेंगे? अनुच्छेद 3 के तहत ही करेंगे। आप अपने पूरे देश को देखिए, मतलब कुछ रटना नहीं पड़ेगा, अपने देश को ध्यान में रखिए, पूरा चीज़ समझ में आते चला जाएगा। जैसे हम मध्य प्रदेश से टूट के हमारा छत्तीसगढ़ खुद अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बना, आप बोलेंगे तो भाई राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत बना था। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसको देखते हैं सर इसमें कैसे होता है ये काम, कैसे हम इन लोगों को, ये प्रोसीजर क्या है कि हम इनका ये सब चीज़ कर पाएंगे। तो ये प्रस्ताव राष्ट्रपति के सिफारिश से प्रस्तुत होता है, अर्थात राष्ट्रपति ही सिफारिश करेंगे तभी प्रस्ताव आएगा। ये बात आपको चल के पूरा प्रोसेस पूछता है ना, कूट बना के इसी चीज़ को पूछेगा जो आपके यहाँ सामने लाया हूँ कि अनुच्छेद 3 के तहत पूरे प्रक्रिया को समझाइए। नए राज्यों का निर्माण या परिवर्तमान राज्यों के क्षेत्रों के नाम सीमा आदि परिवर्तन को समझाइए। इसमें कौन कौन सा कूट में दे देगा? पहला कूट, यह प्रस्ताव राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत होता है। क्या प्रस्ताव? कि आपको नए राज्यों का निर्माण करना है, वर्तमान राज्यों का क्षेत्र परिवर्तन करना है, सीमा परिवर्तन करना है, नाम परिवर्तन करना है। आइए देखते हैं। फिर यह प्रस्ताव किसके द्वारा? राष्ट्रपति के सिफारिश से प्रस्तुत होगा। जब प्रस्तुत हो गया
तो संबंधित विधानमंडल को भेजा जाता है निर्धारित समय सीमा के साथ। अब भैया जैसे मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश को तोड़ के छत्तीसगढ़ बनाना चाह रहा हूँ, तो पहले तो मध्य प्रदेश में एक विधानमंडल है, तो भाई सबसे पहले राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, राष्ट्रपति जी एक आपका प्रस्तावना लाएंगे, सिफारिश करेंगे, प्रस्तावना का सिफारिश करेंगे, प्रस्ताव का सिफारिश करेंगे और उसको भेजेंगे कहाँ, मध्य प्रदेश के संबंधित विधानमंडल के पास, मध्य प्रदेश विधानमंडल के पास, ताकि वहाँ के जो विधायक हैं, मुख्यमंत्री जी लोग बैठ के चर्चा कर लें। तो संबंधित विधानमंडल को भेजा जाएगा और एक निश्चित समय दिया जाएगा, निर्धारित समय दिया जाएगा। ये भी पूछता है कि आप इतने दिन के अंदर इस प्रस्ताव का आंसर बताइए। सेकंड हिस्सा वहाँ पहुँच गया। अब वहाँ पहुँचने के बाद संसद के पास जाता है, जब वहाँ पहुँच गया तो उसका फिर संसद के पास जाता है। संसद राज्य के प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात कोई राज्य बोल रहा है कि हाँ भैया मैं चाहता हूँ, राज्य खुद भी भेज सकता है ना, याद रखिएगा इसमें राज्य खुद भी भेज सकता है राष्ट्रपति जी को सिफारिश कि हे राष्ट्रपति जी मैं अपने मध्य प्रदेश को तोड़ के छत्तीसगढ़ बनाना चाहता हूँ, तो राष्ट्रपति जी फिर ये प्रस्ताव आपके यहाँ पे दे देंगे संसद के पास, और संसद इस प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो संसद के पास जाता है। इस प्रोसेस के बाद संसद राज्य के प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं है, इस ब्रैकेट में जो है याद रखिएगा, सब कूटों में पूछा जाता है। लास्ट, संसद के दोनों अंग साधारण बहुमत से पारित होने पर राज्य के नाम सीमा क्षेत्र परिवर्तित हो जाते हैं। तो अगर संसद के दोनों ही अंग लोकसभा राज्यसभा से अगर साधारण बहुमत के आधार पर अगर पारित हो गया तो राज्य का आप नाम भी बदल सकते हैं, राज्य का आप सीमा भी बदल सकते हैं, राज्य के क्षेत्र भी आप परिवर्तित कर सकते हैं, याद रखिएगा। सुन में आई बातें, ये प्रोसेस और प्रक्रिया। जैसे आज छत्तीसगढ़ चाहता है क्या कि मैं आपका छत्तीसगढ़ का नाम कर दूं छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़ जो पहले था चेदी महाजन को छत्तीसगढ़ कर, तो छत्तीसगढ़ अपने यहाँ से प्रस्ताव भेजेगा राष्ट्रपति जी को, राष्ट्रपति जी उसको रख देंगे संसद में। संसद का मन है कि माने के नाम आने, और संसद अगर बोले कि ठीक है नाम बदल लो छत्तीसगढ़ कर लो, तो संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों से साधारण बहुमत के द्वारा वह पास होना चाहिए। उसका फिर आप नाम बदल सकते हैं, नाम बदल लीजिए, सीमा बदल लीजिए, क्षेत्र बदल लीजिए, जो करना है वो कर लीजिए। ठीक, चलिए तो आपको अनुच्छेद 3 का पूरा पता चल गया कि उसमें क्या चीज़ें हैं। जैसे आपका छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, झारखंड बना, वैसे ही। तो बताइए मेरे शिक्षा वाले भाई बंधु, जो आप इससे पहले एग्जाम दिए प्रीवियस ईयर में, क्या ऐसा क्वेश्चन कूट में आया था? यस। क्या वो और ज़्यादा कूट में क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं? यस। यहीं से निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं? आपको पढ़ के समझ में आ रहा है? हाँ सर, इन्हीं को तो कूट में रख देता है, वहाँ साधारण बहुमत की जगह कुछ और विशेष बहुमत लिख देगा, लोकसभा दोनों सदन की जगह लिख देगा केवल लोकसभा से पारित होना चाहिए। ये किसकी सिफारिश पे आता है? राष्ट्रपति की जगह लिख देगा राज्यपाल की सिफारिश पे, मुख्यमंत्री की सिफारिश पे, प्रधानमंत्री की सिफारिश पे। इसी को तो घुमा देता है ना ऑप्शन में। और आपको अब मेन बिंदु याद रखना है कि राष्ट्रपति का सिफारिश होगा, संसद के दोनों सदन होंगे, दोनों सदन में साधारण बहुमत होगा। साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% + 1। साधारण बहुमत लिख देता हूँ ताकि आप धीरे धीरे सीखते रहें। साधारण बहुमत 50% + वो एक मत, ये एक मत है ना, ये 1% नहीं है। जैसे 500 लोग अगर किसी चीज़ का मत कर रहे हैं तो उसमें दोस्तों दो हिस्से कौन होगा सर? एक तरफ 250 होंगे, एक तरफ 250 होंगे, तो दोनों पास 50-50 हो गया ना। हाँ सर, 50% ये हो गया, 50% ये हो गया। मगर ऐसे में तो दोनों टाई हो गया तो कोई जीतेगा नहीं सर। उसको क्या चाहिए? उसको 50% तो चाहिए ही, प्लस एक इधर से अगर निकल के इधर आ जाए, एक भी वोट इधर आ जाए तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50%, 250 है, प्लस 1 251, और यहाँ से एक भी निकल के उधर गया तो यहाँ कितना? 250 में से एक कम 249। अब ये 251 लोग मत में है, ये 249 लोग विरोध में है, तो भी दोस्तों पास हो जाएगा। ये साधारण बहुमत 50% + 1। भारत में किसी नए राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित होता है विशेष बहुमत से। देखिए नए राज्य का निर्माण बोला है ना, याद रखिए जब भी निर्माण शब्द बोलेगा अनुच्छेद 3 जाइएगा, स्थापना और प्रवेश बोलेगा तब अनुच्छेद 2 जाना है, वो भी याद रखिएगा। तो नए राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित होता है किससे? विशेष बहुमत से, साधारण बहुमत से, उपरोक्त दोनों से। आंसर दोस्तों अब आपको पता है सर, आंसर पारित होता है साधारण बहुमत से। तो यहाँ तो मैं कूट वाला क्वेश्चन नहीं बनवाया, मगर याद आप समझ सकते हैं यहाँ से कूट वाला क्वेश्चन आ जाएगा। सिफारिश कौन करता है? राष्ट्रपति। बहुमत कैसे होता है? साधारण बहुमत। किसका कौन परमिशन दे सकता है? संसद। मानने के लिए बाध्यकारी है या मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, इस तरीके से, है ना। जो विधानमंडल पे जाता है जब प्रस्ताव, तो निश्चित समय के लिए जाता है, अनिश्चित समय के लिए जाता है। यस, तो आप सब चीज़ देख सकते हैं, कूट बना देगा पूरा। तो भैया जो भी शिक्षक भर्ती हैं, आप समझ रहे हैं वैल्यू ना एग्जाम का।
आइए आगे आते हैं नेक्स्ट। अनुच्छेद 4 आपने अनुच्छेद 1 देख लिया था। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, जिसमें देखिए भारत में कैसे कैसे हम पूरे संघों को मिला रहे हैं, सभी क्षेत्रों को मिला रहे हैं अपने आप में। उसके बाद आपने अनुच्छेद 2 देखा, नए राज्यों को स्थापना प्रवेश देखा, 4 तरीके से हम स्थापना प्रवेश दे सकते हैं। फिर आपने अनुच्छेद 3 देखा, उसका क्या प्रोसेस प्रक्रिया आपने वो देखा। और दोस्तों आपका अनुच्छेद 4 उससे एग्जाम्पल याद रखिए, नहीं पूछ सकता है ना। अनुच्छेद 4 आर्टिकल 4। अनुच्छेद 4 क्या है? पहले अनुसूची या चौथी अनुसूची में यह है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई जो भी विधि है, विधि की कौन सी विधि को फॉलो करना है, वही अनुच्छेद 4 में है दोस्तों। तो आर्टिकल 2 और 3 के तहत किया गया परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ये विशेष याद रख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आने वाले समय आपको यहीं से दिखाई देगा। क्यों सर? भाग X2 या भाग 22 नहीं ना, भाग 20 है ना, भाग 20 है सर आपका, भाग 20 संविधान संशोधन। सर जो कि अनुच्छेद 368 है इसमें, भाग 20 है ना संविधान संशोधन, ठीक है सर। तो भाई उसके तहत जो अनुच्छेद 368 जिसके तहत आप पूरे संविधान में संशोधन कर सकते हैं, मगर यह कहा जा रहा है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत किया गया जो परिवर्तन है, जैसे भारत किसी राज्य को अपने मिला लिया है ना, जब दोनों को याद रखिए, जो प्रवेश दे दिया, स्थापना दे दिया, या किसी को MP को तोड़ के छत्तीसगढ़ बना दिया, तो जो परिवर्तन हो गए आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो भी परिवर्तन हो गए, उसको अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात यह कोई संविधान में संशोधन नहीं है, ठीक है, कि अगर किसी को अपने देश में सम्मिलित कर रहा है, नए राज्यों को तोड़ के बना दे रहा है, तो इसके लिए संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए संविधान संशोधन नहीं करना पड़ेगा। ये राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत एक राज्य से तोड़ के दूसरा राज्य बन जाता है, और उसको नए राज्य को प्रवेश करना है, इसके लिए संविधान संशोधन नहीं करना पड़ता है। ठीक, तो याद रखिएगा कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत संविधान में संशोधन नहीं करना पड़ता है, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यदि कोई सीमा विवाद को सुलझाया जाता है तो वह भी अनुच्छेद 2 व 3 के तहत होता है। जैसे मान लीजिए भारत और बांग्लादेश के बीच अगर कोई सीमा विवाद है, भारत पाकिस्तान के बीच कोई सीमा विवाद है, तो वो भी अनुच्छेद 2 व 3 के तहत ही होता है। ये पूछ सकता है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद है तो किसके तहत सॉल्व होगा, तो अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के तहत। जैसे 3 बीघा गलियारा, ये 3 बीघा गलियारा एक हिस्सा था, 3 बीघा का जमीन था, एक गैलरी टाइप का था, समझिए, दो देशों के बीच में। तो 3 बीघा गलियारा सितंबर 2011 में बांग्लादेश को भारत ने अपना क्षेत्र देकर सुलझाया है, ठीक है। तो बांग्लादेश को भारत ने अपना क्षेत्र दे दिया, भारत ने अपना एक क्षेत्र दे दिया किसको, बांग्लादेश को। कौन सा? 3 बीघा गलियारा। हालांकि वहाँ 100 गाँव वाले क्षेत्र थे, उसका वही अलग चीज़ है। भारत कुछ क्षेत्र लिया, कुछ क्षेत्र दिया। तो याद रखेंगे 3 बीघा गलियारा पूछ लेगा कब, किससे जुड़ा हुआ है, तो बोलेंगे बांग्लादेश को भारत ने अपना क्षेत्र देकर सुलझाया था। कब होता? सितंबर 2011 में। आइए बोलो ना, अब ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो अनुच्छेद 2, 3 और 4 हो गए, जिसके लिए मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि भैया अनुच्छेद 2, 3, 4 आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए, अनुच्छेद 2, 3, 4 जब हो गया है तो उन सब का बस भाग 20 संविधान के संशोधन अनुच्छेद 368 है ना। हाँ, तो अब देख लीजिए, देखिए धीरे धीरे आपको एक भाग भी याद होता चल जाएगा। ये अभी 4 अनुच्छेद आपके सामने है, इसका टाइटल आप देख लीजिए। सर अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ हो। भाई कोई क्षेत्र चाहिए ना, कैसा क्षेत्र बनाया सर? राज्यों का संघ बना करके एक क्षेत्र बना जिसका नाम भारत अर्थात इंडिया। अनुच्छेद 1 में यही रखेंगे हम। अब सर उसमें हम कुछ नए राज्यों की स्थापना करेंगे, प्रवेश देंगे, तो हाँ सर नए राज्यों का प्रवेश देंगे, स्थापना देंगे। और सर जो पहले से उसमें है उसको अगर हमको क्षेत्र बदलना है, सीमा बदलना है, नाम बदलना है, तो परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत करेंगे। नए राज्यों का निर्माण या प्रवेश और स्थापना है, यहाँ सर निर्माण है। और अनुच्छेद 4 में वो प्रक्रिया दी हुई है कि 2 और 3 के तहत कोई मुद्दा रहेगा तो कैसा होगा, जिसमें संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बदलाव होता है, तो ये सब चीज़ ठीक। तो ये चारों का नाम देख लेंगे, इसको बस याद रखेंगे। इसको इतना लंबा याद मत रखिए नाम, याद रखिएगा अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ, बस अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ, इतने ध्यान रखिए बस। क्लियर हो गई बातें? आइए आगे बढ़ते हैं।
मैंने क्या कहा था लास्ट में आपको, सर आपने देखा था लास्ट क्लास में, सर राज्य पुनर्गठन आयोग जिसने सिफारिश की थी 16 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की, मगर सरकार ने दोनों में दो कम कर दिए। 16 में 2 कम करके 14 राज्य बनाए, 8 में 2 कम करके 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत, जो कि आपके अध्यक्ष थे जिसके फजल अली जी, इसलिए उस आयोग को कहा जाता है फजल अली आयोग, जिसके 2 सदस्य थे। ये 3 सदस्यीय समिति थी, एक अध्यक्ष 2 सदस्य। तो 2 सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और KM पडिक्कर, ठीक, बल्कि अध्यक्ष थे फजल अली जी। तो वही आप देख रहे हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन हेल्ड इन इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन फरवरी 1954। तो आप क्या देख रहे हैं सर, पहले इनका जो पहला मीटिंग हुआ था, तो इनका पहला मीटिंग कब हुआ था, एक क्वेश्चन अपने आप में बन जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का पहला मीटिंग हुआ, फर्स्ट मीटिंग हुआ 12 फरवरी 1954 को 54 को। इनका निर्माण इसके नाम में देखिए, राज्य जो भारत में पहले से ही राज्य है, उनका गठन नहीं, फिर से गठन करना है, पुनर्गठन करना है, उसके लिए आयोग बनाना है। तो क्यों, अर्थात हम राज्यों को अगर बना रहे हैं, मान लीजिए मैंने बिहार बनाया, महाराष्ट्र बनाया, झारखंड बनाया, पश्चिम बंगाल बनाया, तो मैं किस आधार पे बनाऊं, मैं राज्यों का पुनः मैंने फिर से गठन किस आधार पे करूं, किस चीज़ को मैं आधार मानूं कि इसको यह राज्य मानना चाहिए। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो सर्वमान्य अधिकार हुआ है दोस्तों भाषाई आधार। जैसे जितने क्षेत्र में गुजराती बोलने वाले हैं गुजरात हो गया, राजस्थानी बोलने वाले राजस्थान हो गया, बिहारी बोलने वाले बिहार हो गया, बंगाली बोलने वाले बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़िया बोलने वाले छत्तीसगढ़ हो गया। समझ में आ रहा है बात। अर्थात सबसे सर्वमान्य अधिकार आधार है, भाषाई आधार पर राज्यों का वर्गीकरण हुआ है। उड़िया बोलने वाले का उड़ीसा बन गया, इस तरीके से, है ना। तमिल बोलने वाले का तमिल, इस तरीके से, ठीक। तो सर भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन हो, और क्या सीधा सीधा आपका यही आयोग बन गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग बन गया था, फजल अली जी इसके हेड थे? नहीं सर, सीधा वही आपका आयोग नहीं बना था, इससे पहले और भी आयोग बने थे। तो आइए देखते हैं, क्योंकि हम तो 47 में आज़ाद हुए, 54 तक का समय है, तो बीच में और कोई आयोग बने होंगे ना, उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो बीच में और कुछ आयोग बने, उनका क्या क्या कारण था, उनकी अनुशंसा क्या थी, उन्होंने क्या चीज़ की सिफारिश की थी, इसको आप ध्यान से देखिए। सर पहले समझेंगे एस के धर, क्या एस के धर समिति या एस के धर समिति आयोग, ये 1948 में आया, जून में बना, दिसंबर में रिपोर्ट सौंपा। तो जून में बन गया, दिसंबर में रिपोर्ट सौंपा। ये मत याद रखिए, इतना कि 1948 में एस के धर समिति, बस इसने 552 रियासतों में से 549 रियासतों को मिलाकर भारत संघ, देखिए इसने भी 549, तो 50, 51, 52, ठीक है। अभी तक 549 दिख रहा है आपको, 559 देशी रियासतें थी दोस्तों, 562 थी, 59 तो हुए थे, 562 थी, उसमें से 59 मिलाया गया था, मगर यहाँ आपको इतना ही दिखा रहा है। तो इन रियासतों को मिलाकर भारत संघ बनाया गया था। यह एकीकरण अस्थायी व्यवस्था थी जिसे स्थायी करने की मांग होने लगी, एवं दक्षिण भारत से मांग हो रही थी कि एकीकरण भाषा के आधार पर होना चाहिए। क्या बोला है देखिए यहाँ पे, कि यह एकीकरण अस्थायी व्यवस्था थी जिसे स्थायी करने की मांग होने लगी थी, और दक्षिण भारत से मांग हो रही थी कि, क्या मांग हो रही थी, कि जो आप एकीकरण कर रहे हैं कि भाई इतने सारे क्षेत्र को एक में मिला करके या राज्य बना दो, वो एकीकरण का आधार भाषा के आधार पर होना चाहिए। यह यहाँ पे लोग डिमांड कर रहे थे, ये बात याद रखेंगे, ठीक। चलिए तो दक्षिण भारत में यही लोग बोल रहे थे कि हमको हमारे भाषाओं के आधार पे अर्थात जितने क्षेत्र में तमिल बोलने वाला सब तमिलनाडु बना दीजिए, जितना तेलुगु बोलने वाले आंध्र प्रदेश बना दीजिए, इस तरीके से बातें चल रही थी और दक्षिण भारत में बहुत तेजी से हो रही थी। तो इसके आधार समिति बनी थी। इनका अनुशंसा क्या था कि भाषाई आधार को अस्वीकार किया गया, प्रशासनिक सुविधा को मुख्य तत्व माना गया। इन्होंने कहा कि भाषाओं के आधार पर अब राज्य मत बनाइए। इन्होंने कहा, इसके आधार समिति ने कहा कि भाषाई आधार को अस्वीकार कर दिया, कि भाषाओं के आधार पर आप मत बनाइए समिति, आप प्रशासनिक सुविधा देखिए कि आपको भारत में प्रशासन चलाना है, तो प्रशासन कहाँ पे, हमको किसको कहाँ कौन सा राज्य बनाने से प्रशासन हमारा सुविधापूर्वक चल सके, उस आधार पे आप बनाइए। अर्थात इन्होंने कहा भाषाई आधार कैंसिल और प्रशासनिक सुविधा पास। तो क्या इनका बात मान ली गया? नहीं, इनका बात नहीं माना गया। तो इनका बात नहीं माना गया क्योंकि भाई लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं,
हम आज़ाद हो गए और आज भी सरकार का बात मानेंगे? अभी भी जनता की बात को कोई मतलब नहीं है, नहीं मानेंगे हम प्रशासनिक व्यवस्था। हमको हमारी भाषा के आधार पर ही दो, हमको हमारी भाषा के आधार पर ही राज्य चाहिए। उसके बाद एसके धर समिति की बात बनी आपकी कौन? JVP समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इसी को शॉर्टकट में लिखा है JVP समिति। दिसंबर 1948 में बन, अप्रैल 1949 में रिपोर्ट दी। धर आयोग से उत्पन्न असंतोष के कारण, कौन धर से? जो आपका एसके धर समिति थी, इस एसके धर समिति से जो असंतोष हो गए लोग, क्योंकि भाई दक्षिण भारत में क्या विरोध चल रहा था? सब दक्षिण भारत के लोग बोल रहे थे कि हमको हमारी भाषाओं के आधार पे आप हमको दीजिए राज्य, मगर लोग ये तो बोल दिए प्रशासनिक सुविधा के आधार पे। तो जैसे लोगों को पता चला कि तो प्रशासनिक सुविधा पे बोल रहे हैं, हमारी भाषाई आधार पे हमको राज्य नहीं दिया जाएगा, तो भैया और लोग भड़क गए। तो उसको शांत करने के लिए फिर आपके JVP, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, तीनों मिल करके उसको असंतोष को, एसके धर समिति आयोग के उत्पन्न असंतोष के कारण इन्होंने गठन किया और धर आयोग वाली अनुशंसा को अनुमोदित किया। और ये फिर से सब चीज़ देखने के बाद क्या किए, फिर से उसी को अनुमोदित कर दिए, क्योंकि एसके धर समिति ने बोला था प्रशासनिक सुविधा में। तो फिर इसका विरोध होने लग गया, तो इसका भी विरोध होने लग गया। फिर आए कौन? आपके फजल अली आयोग। मगर इसके बीच की एक कहानी है जो कि लिखा हुआ, इसमें हाँ लिखा हुआ है, पहले समझ लीजिए कि JVP की अनुशंसा, पहले इसको समझिए फिर नाम को देखेंगे। आपने एसके धर समिति देखा, JVP समिति देखा। सर JVP की अनुशंसा का व्यापक असंतोष हुआ, तो फिर पब्लिक और गुस्सा गई कि यार ये क्या मजाक बना के रखे हैं। पहली बार में भी हम लोगों ने कहा कि हमको भाषाई आधार पे हमारा राज्य चाहिए, अर्थात जितने उड़िया भाषा बोलने वाले उनको उड़ीसा दो, जितना गुजराती बोले उनको गुजरात दो, तो आप भाषाई आधार पे क्यों नहीं दे रहे हैं? है ना, देखो क्लियर दिख रहा है कि नहीं आपको? फिर बोले कि फिर मजाक बना दिया आप। तो जब हम लोग बोल रहे हैं कि हमको हमारी भाषाओं के आधार पर हमारा राज्य दीजिए, तो एसके धर समिति ने भी नहीं दिया, फिर JVP समिति ने भी नहीं दिया। अब हम किसके पास जाए? तो गुरुओं गरमा गए भाई साउथ के लोग। और उसी साउथ के लोगों में आपके थे एक JVP की अनुशंसा का व्यापक असंतोष हुआ, जिसपे एक आपके साउथ के व्यक्ति थे, आंध्र प्रदेश के श्री रामुलु, तो इनको रामुलु बोलिए या पोट्टी श्री रामुलु इनका नाम था, पोट्टी श्री रामुलु, पोट्टी श्री रामुलु, रामुलु भी लिखते हैं, रामल्लू भी लिखते हैं, है ना, तो रामुलु रामल्लू दोनों सही हैं। तो जो पोट्टी श्री रामुलु थे, इन्होंने आमरण अनशन कर दिया। इन्होंने क्या बोला कि श्री रामुलु ने कहा कि मैं 56 दिन की भूख हड़ताल करूंगा। तो 56 दिन तक आमरण अनशन, जब तक मर नहीं जाता भूख हड़ताल, मतलब अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगा। और 56 दिन तक दोस्तों ये आपके भूख हड़ताल पे रहे कि मेरे को हमारी भाषा के आधार पे हमारा राज्य चाहिए। हड़ताल पर बैठे, कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के थे बैठे, जिससे 16 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई। अरे भैया कोई बुजुर्ग आदमी 56 दिन तक अगर नहीं खाएगा पिएगा, तो भैया वो 56 दिन के तो भूख हड़ताल पे थे ही, और उससे पहले ही आपके भैया वो अपने देह को त्याग दी। कब? 16 दिसंबर को उनकी मृत्यु हुई। और जैसे ही मृत्यु हुई दोस्तों, अब तो भाई लोग पब्लिक भड़क गए कि हमारे भाषा के लिए नए राज्य चाहिए। इसके लिए जो आंदोलन करे थे वो हमारे व्यक्ति मर गए, वो भूखे मर गए, मगर फिर भी सरकार के कान में आवाज़ नहीं जा रही है। तो उनकी मृत्यु के पश्चात व्यापक आंदोलन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग कर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया। अर्थात इसलिए क्वेश्चन बना था, आपको पीछे भी पढ़ाया था मैं, कि भाषाई आधार पर गठित सबसे पहला राज्य कौन था? तो भैया भाषाई आधार पर गठित सबसे पहला राज्य था 1 अक्टूबर 1953 में जो बना, वो है आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य। ठीक। अब अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों से भी अलग होने की मांग आने लग गई। जैसे देखिए इन लोग कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आदमी मर गया तो तुरंत उनको उनका राज्य मिल गया, तो और लोग भी आंदोलन करने लगे साउथ के। तब सरकार अब समझ गई कि अब हमने जो चालू कर दिया है ये देने वाला, क्योंकि लोग यहाँ जब मर गए तो पब्लिक पूरा भड़क गई थी ना। तो हमने शांत करने के लिए जो दे दिया कि चलो भाई आंध्र प्रदेश के थे तो उनको हम मद्रास प्रेसिडेंसी से हटा के, पूरा तमिलनाडु और मद्रास प्रेसिडेंसी से हटा के तेलुगु भाषी लोगों को, जो कि तेलुगु भाषी जो कि आंध्र प्रदेश में रहते हैं, तो उनको अलग राज्य दे दीजिए। तो अब सब राज्य वाले अपना अपना मांग करने लग गए कि हमको भी हमारा भाषाई आधार पर हमारा राज्य चाहिए, राज्य चाहिए, राज्य चाहिए, राज्य चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों फिर 1953 में देखे, इसलिए इन्होंने क्या किया, इसलिए इन्होंने दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया
कि देखो भैया भाषाई आधार पे हम कैसे कैसे गठन कर सकते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग जिसके अध्यक्ष थे फजल अली आयोग, उनको देखा गया, इसलिए इसका नाम है फजल अली आयोग 1953। 1956 में इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा। इसके सदस्य थे के.एम. पडिक्कर व हृदयनाथ कुंजरू, और फजल अली जी जो थे ये इसके अध्यक्ष थे। तो ये 3 सदस्य थी भैया, 3 में थे, एक अध्यक्ष 2 सदस्य। एक अध्यक्ष हो गए फजल अली, 2 सदस्य हो गए के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, मैं इसको याद कैसे रखता हूँ सर, कुंदरू खा के पानी पी लिया, पानी पी लिया, पानी पी लिया, कुंदरू खा के पानी पी लिया, है ना, ऐसे याद रखता हूँ मैं। तो मेरे को याद रहते हैं इनके सदस्य के नाम, एक कुंदरू खाता हूँ तो कुंजरू, और पानी से याद रखिए एम पडिक्कर। क्लियर हो गई बात है आपको? यही पूरा स्टोरी था दोस्तों, आपको ध्यान होना चाहिए। क्लियर? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अब यहाँ पे कुछ लाइन से क्वेश्चन आएंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत के लिए आप यह लाइन रट करके बैठ जाइए, क्या कि भारत कैसा देश है? भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अर्थात हमारे राज्यों का तो विनाश हो सकता है, मगर उनके टूटने मात्र से कभी भी संघ, जो संघ है, संघ वो अविनाश नहीं हो सकता। जैसे कि अगर ये पूरा भारत है दोस्तों, भारत अब तो भारत है, इसमें बहुत सारे आपके राज्य हैं, तो भैया अपने अंदर चाहे तो अपने जिले अविनाशी राज्य बने। अविनाशी राज्य, विनाशी राज्य मतलब कहने का मतलब आप समझने का, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा एग्जैक्ट नहीं है, मगर आपको हमसे याद रहे। जो इसमें एक राज्य ये अपने हिस्से चाहे तो ये अपने विनाश कर करके इतना इतना अलग अलग जिला बना ले, अलग अलग जिला बना ले, अलग अलग खंड कर ले अपने जिले में, अपने राज्य के अंतर्गत। इसलिए राज्य का तो विनाश होना, राज्यों का विनाशी होना तो पॉसिबल है। मगर अगर ये चाहे कि मैं जो ये राज्य है, पूरे राज्य चाहे कि मैं ये जो राज्य हूँ, ये राज्य मैं यहाँ से निकल करके बाहर अपना एक स्वतंत्र देश बना लूँ, यहाँ पर अपना मतलब अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित कर लूँ, तो यह कभी भी संघ का विनाश नहीं कर सकता है, अर्थात संघ अविनाशी है। तो याद रखेंगे भारत कैसा है, तो भारत कैसा संघ है, तो भारत संघ है, आपको पता है भारत इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है आपने बोला, तो राज्यों का कैसा संघ है, तो राज्यों का वह विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अर्थात यहाँ का संघ कभी विनाश नहीं हो सकता, अर्थात हमारे यहाँ के राज्य चाहकर भी हमारे संघ से अलग नहीं हो सकते, मतलब भारत संघ से अलग नहीं हो सकते, भारत संघ से अलग अपने आप को नहीं कर सकते, या भारत संघ से बोलेंगे मैं स्वतंत्र देश बनूं, ऐसा वो चाहकर भी नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है कि अविनाशी संघ है, हमारा जो संघ है वो अविनाशी, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि विनाश होना मतलब भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाना, इसलिए भारत का संघ का विनाश कभी नहीं होगा, भले राज्यों का विनाश हो जाए। तो राज्यों को विनाशी राज्य क्या, उसका मतलब आपको यहाँ से बता दिया मैप से, आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे और चीज़ों को समझिए, सीखिए। जबकि अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, वहाँ दोनों ही अविनाशी हैं, मतलब वहाँ ना राज्य खुद भी अलग नहीं हो सकते और उसको ना वहाँ केंद्र से अलग हो सकते हैं, तो और ज़्यादा कठोर है हमारे यहाँ का, अमेरिका के यहाँ का जो सिस्टम है वो और ज़्यादा कठोर है, वहाँ राज्य भी विनाश नहीं कर सकते, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है अमेरिका। और अविनाशी राज्यों का, और देखिए अविनाशी राज्य, अब राज्य अविनाशी है, जाके राज्य अविनाशी, वहाँ के राज्यों का विनाश नहीं हो सकता, भले संघ का विनाश हो जाए, तो अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ ये कौन कौन से देश हैं? आपके यूरोपियन यूनियन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ, यूरोपियन यूनियन, जैसे जो आपके वो है, क्या बोलते हैं आपके संघ है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसके केस में आप कहेंगे कि अविनाशी राज्यों का, अर्थात भले संघ खत्म हो जाए, संघ जो है विनाशी संघ, तो यूएनओ भले खत्म हो सकता है, यूरोपियन यूनियन खत्म हो सकता है, तो ये संघ भले ही विनाश हो सकता है, मगर दोस्तों आपका जो राज्य कहने का मतलब यहाँ पे जो देश इसके सदस्य बने हुए हैं वह सदस्य कभी खत्म नहीं होंगे, वह सदस्य कभी भी निस्तनाबूत नहीं होंगे, भले संघ ना रहे फिर भी सदस्य तो भारत रहेगा ही ना, भले यूएन के सदस्य ना रहे। यस, तो आपको तीनों का मीनिंग पता चल गया होगा, भारत क्यों ऐसा है, अमेरिका वैसा क्यों है, और इसको ऐसा क्यों है, इस तीनों के एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता है। लिख देगा यूएनओ कैसा है, ईयू कैसा है, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अब सुनने और देखने में सब एक जैसा लगता है, विनाशी अविनाशी विनाशी अविनाशी, पूरा दिमाग शॉर्ट, गोटी शॉर्ट। इसलिए दोस्तों जब ऐसा लग रहा है कि आपको पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए आपको मैं समझाया हूँ, उस समझदारी कॉन्सेप्ट से आप बना लीजिएगा, ठीक, कि भारत में संघ अविनाशी है क्योंकि हमारे संघ से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता,
अमेरिका में संघ भी अविनाशी है और दोस्तों राज्य भी अविनाशी है, वहाँ दोनों में से कोई किसी से अलग नहीं हो सकते। और जो यूएनओ है वहाँ राज्य अविनाशी है, मतलब देश तो अविनाशी होंगे, देश का विनाश थोड़ी हो जाएगा। मान लीजिए मैं भारत हूँ और मैं ईयू का सदस्य नहीं हूँ, यूएनओ का सदस्य नहीं हूँ, तो मेरा विनाश थोड़ी हो जाएगा। इसलिए राज्य अविनाशी हैं, भले संघ आपके विनाश हो जाए। और संघ विनाशी है, जैसे यूरोपियन यूनियन से आपका ब्रेक्जिट करके ब्रिटेन एग्जिट हो गया, हाँ सर, तो विनाशी था तभी तो, हाँ, संघ से बाहर निकल गया ना आपका ब्रिटेन। यस, यूरोपियन यूनियन 27 देशों का समूह है, वो 28 देशों का था, उसमें से एक देश निकल गया इसलिए 27 हो गया। जो एक देश निकल गया देखिए उसे संघ था, उस संघ से, क्योंकि संघ विनाशी है, संघ से निकलना आसान है, संघ से आप अलग हो सकते हैं, इसलिए तो यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन ब्रेक्जिट के थ्रू बाहर हो गया। तो चलिए आपको कॉन्सेप्ट वाइज हर एक बिंदु क्लियर हो गया। आइए अब आते हैं हम आगे। भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भैया दिख रहे हैं शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती, इसलिए आपको अब एक चीज़ याद है, पोट्टी श्री रामुलु जी अनशन पे रहे 56 दिन के, मर गए, मरने के लिए इसलिए फिर सबसे पहले आंध्र प्रदेश के थे, वो तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश बना दिया गया 1953 में। पूरा कहानी बनते सब आपको याद रहेगा भैया, शिक्षक सहायक शिक्षक भैया। अब कुछ भी चीज़ क्वेश्चन में दे आपको दिक्कत डाउट नहीं है। पहले कौन समिति आई? एसके धर समिति आई, फिर जेवीपी समिति आई, सब आपको अब याद रहेगा। तो भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? गठन कब हुआ भैया, इसका आप देख ही चुके हैं, सन 1953 में। तो भैया आपके सामने स्पष्ट है, 53 के एग्जाम पे लिखी है 1 अक्टूबर 1953, गांधी जी के बर्थडे से एक दिन पहले 1 अक्टूबर 1953 को। तो एक भी क्वेश्चन बोला ना, जब आप पढ़ लेंगे पूरा ना, आगे पीछे करते हुए सब खत्म हो जाएगा। अब ये मत कह रही है तो यहीं पढ़ा देना था, आप दिमाग मत लगाइए, पढ़ते पढ़ते आपको सब पढ़ा जाएगा, और पढ़ने का जब आप पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा आपका पॉलिटी का, दोस्तों आप एक भी चीज़ आपका नहीं बचने वाला है, हर एक क्वेश्चन आप समझ पाएंगे। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे। आपका आज भाग 1 समाप्त हो चुका है मेरे दोस्त, क्योंकि भाग 1 में 4 ही अनुच्छेद थे। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, नए राज्यों का गठन, नाम, क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन, और अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो प्रक्रिया प्रोसेस है उसके लिए विधियाँ, अनुच्छेद 4 यही है। भाग 1 के अंदर संघ, राज्य और उसका क्षेत्र आता है, और दोस्तों उसमें अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 आता है। आपको पूरा चीज़ याद हो गया है, उसके बाद हमारा ये खत्म भी हो गया। अब हम आएंगे भाग 1 के बाद भाग 2 पे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप देखेंगे उस क्षेत्र में कौन जो लोग रहते हैं वो वहाँ के नागरिक हैं। तो भाग 2 हो जाएगा नागरिकता, जिसका अपन अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 5 से 11। मैंने बताया था ना, अनुच्छेद 1 से 4 खत्म, 4 का 5 आता है, तो 5 दूनी 10 प्लस 1 सगुन का 11, तो 5 से 11 आप देखेंगे। चलिए तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।